एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज का ये जो वीडियो है, या वीडियो तो नहीं कहूँगा, ये पूरी एक सीरीज चलने वाली है जहाँ पे हम बच्चों को ऑब्जेक्टिव से लेके डिस्टिंक्ट बिटवीन से लेके केस स्टडी और केस स्टडी से लेके हमारे लेटर को बाहर करवाने वाले। क्योंकि अगर एसपी के पेपर पैटर्न को ध्यान से देखा होगा तो 80 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में 34 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। उसके अलावा तो सब एक्स्ट्रा है। जी हाँ, बच्चे गलती कर बैठते हैं कि पूरी टेक्स्ट बुक बाहर करते हैं। हाँ, जब हमने देखा है, पूछा है, बच्चों से बात करी है, तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। अरे भाई जरा रुक जाओ, टेक्स्ट बुक में जरा ध्यान से देखो कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन या आंसर ब्रीफ कितने मार्क्स के लिए। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर ब्रीफ सिर्फ 14 मार्क्स। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो तो हम छोड़ दे रहे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखना। ऐसे वीडियो की 3 से 4 सीरीज बनने वाली है जहां पे हम आपको प्योरली डिस्टिंक्ट बिटवीन बाहर करवाने वाले हैं। उसके बाद में केस स्टडी पे वर्क करने वाले। उसके बाद में हम हमारे लेटेस्ट पे स्कोर कराएंगे और 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, मैक्सिमम 70-75 मार्क्स तो हमारे यहाँ पे स्कोर हो जाएंगे बच्चों। सो बोर्ड एग्जाम में डट के स्कोर करने के लिए और अपने मार्क्स के रॉकेट लगाने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट बिटवीन विद लिक्विड एंड इजी फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिंक्ट बिटवीन में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जी हाँ बच्चों, क्या ये एग्जाम में आएगा? जी हाँ, बनती कोशिश 101% चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिस्टिंक्ट बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। सर, सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों के माइंड में, सर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? कितने टाइम में हमारा डिस्टिंक्ट बिटवीन खत्म हो जाना चाहिए? सर कितने पॉइंट्स लिखने? बेटा ये दोनों सवाल है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन वाजबी है, होना चाहिए आपके दिमाग में कि सर हम कितने समय में खत्म कर दे, सर हम कितने टाइम में हमारा लेटर लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट बिटवीन लिख सकते हैं। तो एक सिंपल अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट लेके चलूं बेटा कि सर कितने मिनट में क्या होना चाहिए, तो एक लॉजिक आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले याद रखिए, आपका जो डिस्टिंक्शन है, क्वेश्चन नंबर आपका समझो 4 है और डिस्टिंक्शन है या कोई भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, आपको क्या करना है बेटा, 1 मार्क्स, याद रखना ये मेरा लॉजिक को, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 2 मिनट्स। ये एक रूल अपने लाइफ में बना लो, अपने स्टेटस पे रख लो, हर जगह पे रख लो बेटा। 1 मार्क इज इक्वल टू 2 मिनट्स। 1 मार्क के लिए आपको 2 मिनट देनी है। कितनी मिनट देनी बेटा? 2 मिनट देनी। अगर मैं 5 पॉइंट लिखता हूं तो मेरे 5 पॉइंट कितने मिनट में होना चाहिए? 10 मिनट में बेटा। यस। और अगर वो 1 मार्क्स है तो 2 मिनट तक मैं यूज कर सकता हूं अपने आप को। अगर मैं 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे 10 मिनट में खत्म करना है। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन कर रहा हूं तो वो मुझे 8 मिनट में खत्म करना है। बट साथ ही साथ एक याद रूल रखना, टोटल मार्क्स जितने भी रहेंगे इज इक्वल टू +2 मिनट्स आप कर सकते हो, +2 मिनट्स। तो अगर आप डिस्टिंक्ट बिटवीन लिख रहे हो तो वो 10 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। आपको 5 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जैसे कि लेटर आप लिख रहे हो, 5 मार्क का लेटर है, तो 12 से 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। सर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कितने टाइम में खत्म हो जाए? लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स कितने बेटा? 8 मार्क्स है ना, इसमें 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स प्लस क्या करना है अपने को, 2 मिनट मीन 16 मिनट प्लस 2 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा बोला, 2 + 2 कर देंगे, मार्क्स डबल है तो यहाँ पे 4 मिनट आप ले सकते हो। तो मैक्सिमम आप 20 मिनट का हेल्प ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करने के लिए। आप अपने ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, आप 40 मिनट्स यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। 40 मिनट्स इज मैक्सिमम मिनट टू कंप्लीट योर ऑब्जेक्टिव। ऐसे तो 30 मिनट कही जाती है, बट 40 भी ले जाए तो कोई डर नहीं है बेटा। यहाँ पे 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए कितना मिनट लोगे आप लोग बेटा? 10 मिनट लोगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट बिटवीन हमारे 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं। 4 मार्क्स का डिस्टिंक्ट बिटवीन लिखने के लिए 8 मिनट प्लस 2 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेना चाहो तो टोटल 10 मिनट में आपके डिस्टिंक्ट बिटवीन हो जाने चाहिए। ईच डिस्टिंक्ट बिटवीन इज 10 मिनट्स। आपके 3 डिस्टिंक्ट बिटवीन लिखने हैं तो आपको 30 मिनट में आपके डिस्टिंक्ट बिटवीन कंप्लीट कर लेने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आप अपना टाइम पे पेपर वाइंड अप कर पाओगे। और ये 30 मिनट के लिए आपकी जो लिखने की स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, आपकी पेन से ज्यादा आपका दिमाग वहां पे दौड़ना चाहिए, दिमाग आगे होनी चाहिए, पेन पीछे पीछे लिखती होनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी नहीं होती, वो होती लीगल चीट। चलिए शुरू करते। सो पहला डिस्टिंक्ट बिटवीन है फिक्स कैपिटल। हाँ, पॉइंट कितने लिखने हैं तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि भाई हमको हाफ मार्क्स काउंट करना है। क्या काउंट करना है? हाफ मार्क्स फॉर 1 पॉइंट। 1 पॉइंट के लिए हाफ मार्क्स। मार्क्स का रूल भी बता रहा हूं बेटा। यस, 1 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए बेटा कितना मिनट लोगे? मिनट 2 लोगे, बराबर 2 मिनट्स लोगे। और
यस पॉइंट कितने लिखने हैं, तो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे कितने पॉइंट लिखने हैं, 2 पॉइंट लिखने, कितने पॉइंट लिखने, 2 पॉइंट लिखने। अब ये सिंपल लॉजिक हो गया। बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट कितना बड़ा मैनेजमेंट है, तो इतना बड़ा मैनेजमेंट है। अब कोई भी बच्चा कहीं पे भी जाके ज्यादा दिमाग लगा के अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बट इजी एंड स्वीट एंड सिंपल कॉन्सेप्ट यही बोलता है, 1 मार्क के लिए 2 मिनट ले लीजिए और 1 मार्क के लिए कम से कम 2 पॉइंट एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो मेरे भाई 8 मार्क का अगर मैं 4 मार्क का डिस्टिंक्ट बिटवीन लिख रहा हूं तो मैक्सिमम पॉइंट कितने लिखने, मैक्सिमम 8 पॉइंट लिखने, मिनिमम कितने पॉइंट लिखने बेटा, 6 पॉइंट में आंसर को खत्म करना है। मैक्सिमम कितने पॉइंट, 8, मिनिमम कितने पॉइंट, 6 तो होने चाहिए, कम से कम 6 पॉइंट का आंसर होना चाहिए। तो मेरे को मिनिमम 3 मार्क्स तो वो लोग दे ही देंगे, और मैक्सिमम 8 लिखा तो 3.5 या 4 मार्क्स अपने कहीं नहीं गए, ठीक है। ये डिस्टिंक्ट बिटवीन का रूल है, यही है आपका आंसर इन ब्रीफ में चलेगा। यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का है तो सर लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का, तो 1 मार्क का मीनिंग होगा, 1 मार्क का डेफिनेशन होगा। बच्चे कितने मार्क्स बेटा, 6 मार्क्स। अब 6 मार्क्स के लिए मैक्सिमम पॉइंट है कितने, मैंने बोला ना 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट मैक्सिमम, तो 12 पॉइंट के बदले 12 से लेके आप कितने पॉइंट लिख सकते हो बेटा, 12 से लेके 10 पॉइंट आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने। 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए 12 से 10 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। हाँ, अगर आप लोग 4 मार्क के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट मिनिमम 6 मैक्सिमम 8, ये रूल पकड़ के चलो दिमाग में, तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ठीक है। पक्का याद रहेगा बेटा, मैक्सिमम पॉइंट है ये, मैक्सिमम टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देने का। 4 मार्क्स के लिए लिख रहे हो तो मैक्सिमम 8 पॉइंट हो गए, मिनिमम 6, 2 कम कर देने का बस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने मार्क्स के लिए क्या करना है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अपना कॉन्सेप्ट क्या बेटा, डिस्टिंक्ट बिटवीन। आज की इस सेशन में, पूरे सेशन में हम डिस्टिंक्ट बिटवीन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। आपको सभी पार्टियों का नाम पता है? जी हाँ, यहाँ पे हम लोग बीजेपी, शिवसेना, मनसे या राष्ट्रीयवादी कांग्रेस, ऐसा पार्टी नहीं खेलने वाले। ये बेटा सिर्फ आपको बाय हार्ट करवाने के लिए और जल्दी याद रह जाए इसके लिए कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको, वो जरा ध्यान से सुन लीजिए बेटा। हमने एक पार्टी का नाम तो सुना ही सुना है, वो है अपनी MNS। यस, तो यस MNS, यस MNS पार्टी इज अ रिस्की पार्टी। भाई डरते सब लोग, ये रिस्की पार्टी है। विद देयर ऑब्जेक्ट, जी हाँ, इनका ऑब्जेक्ट जो, इनका जो मकसद है वो सबको इंसाफ दिलाना है, सबके लिए न्याय दिलाना है, लड़ना है, चिल्लाना है, डराना नहीं है, मकसद ये अधिकार दिलाना है। तो ये याद रखना भैया, सिंपल वर्ड है। अगर डिस्टिंक्ट बिटवीन आ जाता है एग्जाम में अपने को कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है, तो याद रखना क्या लिखोगे बेटा, MNS क्या है बेटा, MNS पार्टी इज अ क्या बोलेंगे, रिस्की पार्टी विद देयर ऑब्जेक्ट। MNS इज अ रिस्की पार्टी विद देयर ऑब्जेक्ट। जी हाँ, MNS रिस्की पार्टी विद द ऑब्जेक्ट। कैसे बाहर करोगे, तो पहले मीनिंग, जी हाँ, हेड पॉइंट लिखना कंपलसरी है। M से क्या होगा, मीनिंग। N से क्या होगा बेटा, नेचर। S से क्या होगा बेटा, सोर्स, सोर्सेस। R से क्या होगा बेटा, रिस्क। P से क्या होगा बेटा, पर्पस। और ऑब्जेक्ट तो मैंने लिखा हुआ ही है। अब कोई बच्चा इसके बाद मुझे ये नहीं पूछेगा बेटा कि सर कितने पॉइंट लिखने, अरे भाई पूरे के पूरे पॉइंट लिख दो, क्योंकि हमको तो याद है भाई फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का सिंपल एंड इजी ऑब्जेक्ट क्या है, तो MNS रिस्की पार्टी विद देयर ऑब्जेक्ट। जी हाँ, चलिए आंसर में क्या लिखना है, क्या हाईलाइट करना है, कितनी चीजें होनी चाहिए। सर जैसा लिखा है वैसा ही लिखे क्या, सर थोड़ा बहुत एडजस्ट होगा तो चलेगा, थोड़े बहुत पॉइंट आगे पीछे हो गए तो चलेगा, बट ये याद रखना बेटा क्या करना हमको। टॉपिक पे आते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी ये ब्यूटीफुल एक पेज दिया हुआ है जिसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं सबसे पहले कि भाई हमको लिखना क्या क्या है। तो मैंने पहले बोला आपको शॉर्टकट आपको बाहर हो गया रहेगा, क्या लिखोगे, MNS रिस्की पार्टी। तो लेट्स सी बन रहा है क्या हमारा, MNS, जी हाँ MNS क्या हो जाए बेटा, रिस्की पार्टी विद देयर ऑब्जेक्ट। तो 1 2 3 4 5th और इसको लेके आएंगे 6। तो होप आपको ये नंबर भी समझ गए कि कैसे हमको नंबर देने, ठीक है। शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पे 1 MNS, तो 1 2 3 रिस्की
4 पार्टी 5 और ये बन जाएगा अपना 6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एम फॉर मीनिंग। मीनिंग में क्या लिखोगे सबसे पहले? तो फिक्स्ड है भाई। फिक्स्ड का मतलब क्या है? जो लंबे समय तक अपने साथ में रहेगा, जो बार बार चेंज होने वाला नहीं है, उसे कहते हैं फिक्स। वो फिक्स असेट्स, जी हाँ, वो असेट्स जो बिजनेस में आया और फिर वापिस ना गया, उसे कहते हैं फिक्स्ड। लंबे समय तक अपने साथ रह गया। तो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू, क्या लिखो बेटा? फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ डैश असेट्स। कौन सा असेट? फिजिकल, जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। तो जी हाँ, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू, फिक्स कैपिटल रिफर्स, ऐसा पोछा लगाते हैं ना तो रिफर, फर्श होता है, नीचे फर्श होता है। तो फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स। क्या वर्ड याद करोगे बेटा? फिजिकल असेट्स, यहां पे याद रखोगे। वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, देखिए ये दोनों लाइन सेम है। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, ये फिक्स रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू क्या है बेटा? सम ऑफ करंट एसेट्स। सम का मतलब कहता है प्लस टोटल ऑफ करंट एसेट्स। तो यस, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, मैच द पेयर में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है। वो डू मीन ऑफ वर्किंग कैपिटल? तो वर्किंग कैपिटल इज अ सम ऑफ करंट असेट्स। ये है फिजिकल असेट्स और ये है करंट असेट। सिंपल वर्ड याद हो गया, मीनिंग याद हो गया। दोनों में सेम पॉइंट लिखना है, रिफर्स टू, रिफर्स टू। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट्स और वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू सम, मतलब क्या? टोटल सम ऑफ करंट असेट्स। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, नेचर। जी हाँ, फिक्स कैपिटल का नेचर कैसा है? तो ये भाई परमानेंट है ना, आजीवन, जिंदगी पर साथ देने वाला। तो ये इट लिखा है ना बेटा, मेरी एडवाइस है, इसको हम लोग नाउन नहीं बोलते, प्रोनाउन बोलते। जी हाँ, तो इट हटा के लिखना फिक्स कैपिटल, तो आंसर थोड़ा अच्छा भी दिखेगा, बड़ा भी दिखेगा। फिक्स कैपिटल स्टे इन बिजनेस, इसका नेचर बताइए किस टाइप का है? फिक्स कैपिटल कैसा है, वर्किंग कैपिटल कैसा है? तो फिक्स कैपिटल का जो नेचर है वो परमानेंट है, पड़ा रहता है मगरमच्छ जैसा घर के अंदर, कभी बाहर जाता ही नहीं है। तो फिक्स कैपिटल स्टे इन अ बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। फिक्स कैपिटल स्टे इन अ बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। और ये बेटा वर्किंग कैपिटल का क्या है? आवन जावन, ये लड़कियों की तरह है। शादी होने के बाद में कभी ससुराल में, कभी अपने घर मैके में, ससुराल में, मैके में, सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो ऐसा है वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग। क्या होता रहता है? सर्कुलेट होता है। ये कैसा है? परमानेंट है। वर्किंग कैपिटल कैसा है? सर्कुलेटिंग कैपिटल है, कीप चेंजिंग। कैसा बेटा? चेंज होते रहता है। तो दो वर्ड याद रखोगे, सर्कुलेटिंग, चेंजिंग, सर्कुलेटिंग, चेंजिंग। यहाँ पे क्या रहेगा? परमानेंट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अपन यहाँ पर सोर्स। सर जो फिक्स कैपिटल है वो कहां से कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग? फिक्स कैपिटल हमको कहां से मिलेगा? ठीक है, तो फिक्स कैपिटल फंडिंग, ये जो फिक्स कैपिटल का जो फंड है, कैन बी कम फ्रॉम सेलिंग। जी हाँ, फिक्स कैपिटल को कलेक्ट करने के हमको क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा। क्या क्या बेचोगे? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लोन। ये वर्ड को जरा ज्यादा प्रेशर देके पढ़ा रहा हूं, लॉन्ग टर्म लोन को जरा ध्यान से पढ़ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं अभी पता चल जाए 2 मिनट में। पहले याद रखना, ये पैसा कहां से आएगा? फिक्स कैपिटल का पैसा कहां से आएगा? तो सेलिंग, क्या करोगे? सेलिंग करोगे। क्या सेल करोगे? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, एसडीबी और लॉन्ग टर्म लोन। क्या करोगे बेटा? लॉन्ग टर्म लोन, एसडीबी, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का अपोजिट क्या रहेगा बेटा? शॉर्ट टर्म। तो जी हाँ, वर्किंग कैपिटल कहां से लाओगे? वर्किंग कैपिटल का पैसा कहां से मिलेगा? तो वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड, कैन बी फंडिंग और कैन बी फंडेड विद, यहां पे लिखा था अपन ने लॉन्ग टर्म लोन, तो यहां पे लिखिए शॉर्ट टर्म लोन। पहला पॉइंट मिलेगा हमको शॉर्ट टर्म लोन, यहां पे लॉन्ग टर्म लोन, यहां पे शॉर्ट टर्म लोन। जी हाँ, क्योंकि ये बार बार आते जाते रहता है, बार बार चुकाना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे D4 डिबेंचर है, तो यहाँ पे D4 क्या जाएगा? डिपोजिट, डिबेंचर, डिपोजिट। डिपोजिट 6 महीने से लेके 36 महीने तक का पीरियड होता है उसका। और ट्रेड क्रेडिटर क्या आएगा बेटा? TC। तो यहाँ पे बोलूंगा शॉर्ट टर्म लोन, डिपोजिट और ट्रेड क्रेडिट से अपने को पैसा मिलने वाला है। दोनों पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट आराम से बाहर हो गया। पॉइंट थोड़ा सा टाइम ले लो बेटा, क्योंकि ये पूरे मार्क्स दिलाने वाला है अपने को बोर्ड एग्जाम में। यही लिखना है, यही फर्स्ट फेस करना है एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन तो सबसे लास्ट में होता है, पहले डिस्टिंग बिटवीन आएगा, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा। तो पहले जो बड़े बड़े आंसर, बच्चे लोग को बताना चाहता हूं कि बच्चे लोग बोलते सबसे बड़ा आंसर 8 मार्क का। अरे भाई नहीं, क्या गलत बात कर रहे हो? सबसे बड़ा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग क्वेश्चन तो 8 मार्क का है। आप समझ रहे हो ये बात को? और 20 में से 20 लेने के पूरे मौके, यहाँ पे 8 में से 8 लाने के लिए भी आपको क्वालिटी आंसर देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए
तो 3 पॉइंट हो गया, मीनिंग, नेचर और सोर्सेस। आराम से समझ में आया। सोर्स यहां पे फिर से बता दो, सोर्स बेटा सेलिंग, यस, लॉन्ग टर्म फंड या फिक्स कैपिटल कैन बी फंडेड बाय सेलिंग ऑफ शेयर्स। क्या बेच के लाओगे पैसा? शेयर्स बेचेंगे, डिबेंचर बेचेंगे बेटा, बॉन्ड्स बेचेंगे और लॉन्ग टर्म लोन लेंगे। वहां पे उल्टा बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन से चालू करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन का अपोजिट शॉर्ट टर्म लोन। जी हाँ, शॉर्ट टर्म लोन, डी से डिबेंचर था तो यहाँ पे डी से डिपॉजिट आएगा, ठीक है, और ट्रेड क्रेडिट यहां से पैसे आएंगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इजी, सिंपल, एकदम लिक्विड। सर रिस्क, अभी ये लॉन्ग टर्म है, परमानेंट है, पड़ा रहेगा मगरमच्छ के, तो रिस्क क्या होगा इसमें? ज्यादा। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करके फिक्स कैपिटल में, इज इंप्लाई मोर रिस्क। जी हाँ, इट इंप्लाई मोर रिस्क। फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्ट करता है उससे जो रिस्क, रिलेटेड रिस्क है वो मोर है, जबकि यहाँ पे क्या करके इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की, क्योंकि जो पीरियड है, जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट है, तुरंत पैसे रिटर्न मिल जाते हैं, इसके लिए रिस्क कम है, ठीक है बेटा। आराम से, यहाँ पे मोर रिस्क, यहाँ पे लेस रिस्क। वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की, फिक्स कैपिटल इज मोर रिस्की। चलिए, एंड नेक्स्ट वीक पे जाएंगे पर्पस। सर क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों ये पैसा हम कलेक्ट करते हैं? तो भाई फिक्स कैपिटल कलेक्ट करते हैं टू बाय द फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फिक्स कैपिटल, ईट नहीं लिखेंगे, याद रखना बेटा, ईट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट्स। जी हाँ, फिक्स कैपिटल को कलेक्ट किया जाता है क्योंकि हमको इन्वेस्ट करना है, कहां पे? फिक्स एसेट्स में। अब नाम लिख दो कौन कौन से फिक्स एसेट्स होते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब सामान, ये हमने हमारे बैलेंस शीट में अच्छे से पढ़ा है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, वो लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया क्यों फिक्स कैपिटल हम कलेक्ट करते हैं? टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। वर्किंग कैपिटल क्यों कलेक्ट करते हैं भैया? वर्किंग कैपिटल कलेक्ट करने का मकसद क्या है? तो वर्किंग कैपिटल से इन्वेस्ट, वर्किंग कैपिटल को करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन शॉर्ट टर्म असेट्स। जी हाँ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म असेट्स में सबसे पहला क्या बेटा? कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। 3 ही वर्ड याद रखना, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, कार याद रखना बेटा। शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा? कार। कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट, आई, कार, आई, आई कार, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या बेटा? आपकी इन्वेंटरी में इन्वेस्ट करोगे, है ना। वेयर वर्किंग कैपिटल का मकसद क्या है? तो कार, क्या बोलोगे? कार। के फॉर, सी फॉर कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक। क्या होता है बेटा? स्टॉक परचेस करने के लिए पैसा यूज करते हो। तो पर्पस में याद रहेगा कहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हो। ये फिक्स एसेट्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं और ये हम लोग काय के लिए करते हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स में। और शॉर्ट टर्म एसेट्स में कार, आई, कार मतलब कैश, रिसीवेबल और इन्वेंट्री। चलिए, लास्ट एंड फाइनल है अपना, वो है पॉइंट नंबर 6। हमने पर्पस तो देख लिया, ऑब्जेक्ट क्या है? तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मनी, जो भी इन्वेस्टर फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करता है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट दिख रहे बेटा? इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्ट दिख रहे। किसका ऑब्जेक्ट दिख रहे? इन्वेस्टर्स का। जी हाँ, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट मनी इन फिक्स कैपिटल होपिंग टू मेक फ्यूचर प्रॉफिट। जी हाँ, एक ही वर्ड याद रखना पे, फ्यूचर प्रॉफिट। जी हाँ, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई आज मैं पैसा लगाऊं तो फ्यूचर में मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, इसीलिए वो फ्यूचर को देख के फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करता है, तुरंत नहीं चाहिए। बट वर्किंग कैपिटल में जो कौन इन्वेस्ट करता है? तो वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है जिसे रिटर्न क्विक चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए। जिसको लॉन्ग टर्म में पैसा रिटर्न चाहिए वो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करता है, और वो इन्वेस्टर जिसको शॉर्ट टर्म में रिफंड चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मनी इन वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न। यहां पे फ्यूचर प्रॉफिट, यहां पे वर्ड लिखना है अपने को इमीडिएट रिटर्न। जी हाँ, इमीडिएट रिटर्न। तो होप बेटा एकदम शॉर्ट में आपको समझ गया होगा पूरा फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग बिटवीन। एमएनएस याद रखना बेटा, एमएनएस रिस्की पार्टी विद देयर ऑब्जेक्ट, है ना। एम फॉर मीनिंग, एन फॉर नेचर, एस फॉर सोर्सेस, आर फॉर रिस्क, पी फॉर पर्पस। पर्पस किसका यहां पे देखोगे बेटा? पर्पस किसका देखोगे बेटा? तो पर्पस क्या है? तो इन्वेस्टमेंट का पर्पस। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्पस ऑफ इन्वेस्ट, किस पर्पस के लिए पैसा ले रहे हो? तो इन्वेस्टमेंट इन
लॉन्ग टर्म असेट्स, शॉर्ट टर्म असेट्स, इतना याद रखना। शॉर्ट टर्म असेट्स में मैंने आपको इंटरनल वर्ड याद करवाया, कार आई। तो बच्चों आपको ये पहला जो डिस्टिंक्ट बिटवीन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंक्ट बिटवीन, या तो ये 4 मार्क के लिए डिस्टिंक्ट बिटवीन में आ जाएगा, या तो डिटरमिनेंट्स में आएगा, पर आएगा जरूर। और भर के ऑब्जेक्टिव मिलने वाले आपको इसके ऊपर से, हो सकता है 3 मार्क की केस स्टडी भी मिल जाए। तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से देखा होगा आपने इस वीडियो को। आगे हम चलते बेटा शेयर्स और डिबेंचर का डिस्टिंक्ट बिटवीन डिस्कस करने के लिए। बहुत प्यारा है, या तो शॉर्ट आंसर्स के लिए आएगा या तो डिस्टिंक्ट बिटवीन में आएगा, पर आएगा जरूर। तो चलिए फिर से लिक्विड फॉर्म में बाहर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट बेटा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट बिटवीन है वो शेयर्स एंड डिबेंचर है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट कहा जाता है। टोटल आपके 10 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है सर। हमको 10 पॉइंट है यहाँ पे, और हमको यहाँ पे कितने पॉइंट लिखने होते हैं सर? तो जी हाँ, 10 में से एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको 6 से 8 के बीच में पॉइंट लिखने हैं। और ये 6 से 8 पॉइंट बहुत इजी तरीके से, अपना एक फिक्स डेफिनेशन है, अपना एक फिक्स लाइन है, MNS इज अ रिस्की पार्टी, है ना। इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे इसको, यही टॉपिक को बढ़ाते हुए। MNS रिस्की पार्टी, वोटिंग टाइम पे देना है तो हमको सिक्योरिटी सेफ्टी मिलेगी, और इसका कोई टाइप नहीं है। मतलब भाई ये इनके एकदम अलग ही चलते हैं लोग MNS, तो भाई इसका कोई टाइप नहीं है। इतना याद रखना बच्चों, आपके पूरे मार्क्स आपके जेब में आ जाएंगे। यही टैगलाइन दूसरी बार यूज करो, 2 बार। फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल में हमने यूज किया, अब यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। और बेनिफिट ये मिलेगा कि एक ही स्लोगन में 2 आंसर बाहर हो रहे हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ये बात 101% मैं श्योर हूँ कि या तो आपको वो ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल पूछेंगे, या तो शेयर्स एंड डिबेंचर पूछेंगे। और जरा सी आपने अगर बुद्धि का इस्तेमाल किया तो शेयर्स जो होते हैं वो ओन कैपिटल में आता है, और डिबेंचर आता है वो आता है आपका बोरोड कैपिटल में। तो शेयर्स इज अ ओन कैपिटल, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। थोड़ा बुद्धि का यूज करके आंसर को मैनिपुलेट करोगे तो शेयर ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का आंसर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको फिर से कहा, बार बार हम अपने स्लोगन को नहीं बदलेंगे। हमारे पास क्या क्या देख लेते, एम है हमारे पास, एन भी है हमारे पास, MNS भी है हमारे पास। MNS है भाई, वो भी रिस्की नहीं, रिस्की का बेटा अपने पास में क्या है बेटा, तो यस बोल सकते हो आप। रिस्की का क्या है अपने पास में, तो R अवेलेबल है, यस, है ना। और इसको MNS इज अ रिस्की पार्टी, पर पार्टी के साथ में हम इसको क्या देंगे, वोटिंग भी करेंगे। और भाई वोटिंग करने के साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको वोटिंग करेंगे, टाइम पे देंगे, टाइम पे वोटिंग करेंगे तो हमको सिक्योरिटी भी देगा और हमको सूटेबल भी होने वाली है, और इसका कोई टाइप्स अवेलेबल नहीं है। तो याद रखना बेटा, MNS इज अ रिस्की पार्टी, जिसको हमको क्या करना है, वोट करना है। क्या करेंगे, वोट करेंगे, तो वोट करोगे तो आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और सूटेबिलिटी भी मिलेगी। यस माय डियर स्टूडेंट। और लास्ट में इसका कोई टाइप नहीं है, ऐसा मुंह से बोला टाइप नहीं है। P4 हमारे पास में वहाँ पे पर्पस था, यहाँ पे क्या है बेटा, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। चलिए फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, MNS रिस्की पार्टी, क्या करना है, वोट करना है, जिससे वोट करना है, टाइम पे वोट करना है, जिससे सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, और इसका कोई टाइप अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई टाइप अवेलेबल नहीं है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या लिख सकते हो। M4 क्या बन जाएगा अपना बेटा, मीनिंग बन जाएगा। N4 क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी हमारा नेचर बन जाएगा, यस नेचर बन जाएगा। S वहाँ पे सोर्स था, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस, क्या लिखे बेटा, स्टेटस, क्या लिखे बेटा, स्टेटस, क्या लिखे बेटा, स्टेटस। R यहाँ पे, वहाँ पे रिस्क था, यहाँ पे रिटर्न होगा, क्या होगा बेटा, रिटर्न। R मतलब क्या लिखोगे बेटा, रिटर्न। P मतलब क्या बेटा, वहाँ पे पर्पस था, यहाँ पे पोजीशन है, क्या बेटा, पोजीशन है, क्या बेटा, पोजीशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, R पर रिटर्न। V मतलब वोटिंग होगा। T मतलब क्या बेटा अपना, तो यहाँ पे टाइम है। सेकेंड है आपका S मतलब क्या, स्टेटस, और S मतलब क्या, सिक्योरिटी, और लास्ट में T दिया आपने को बेटा, ठीक है। तो लेट्स सी, ध्यान से देखते हैं, 1 बाय 1 आराम से बाहर करते हैं। सिंपल है, बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आने वाली चीज है। लेट्स स्टार्ट। और याद रखना एक छोटा सा फॉर्म बना लो, 4 4 2, चाचा 2 बोलेगे ना, चाचा 2 मतलब अपना आंसर हो जाएगा। पहले 4 पॉइंट बाहर करो, फिर 4 पॉइंट और फिर 2 पॉइंट, आराम से 10 पॉइंट बाहर हो जाते हैं। अगर आपको शॉर्ट आंसर्स में डिबेंचर के फीचर्स पूछा तो भी आप यूज कर सकते हो आंसर्स को, है ना। अगर आपको वहां पे शॉर्ट आंसर या शॉर्ट नोट में कहीं पे डिबेंचर आता है, या आपके पास में शेयर्स के फीचर्स आ जाते हैं, तो आप उसको यूज करो, आराम से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। पहले मीनिंग लिखेंगे, जी हाँ, पहला पॉइंट मीनिंग। मीनिंग शेयर्स क्या है बेटा, तो शेयर्स मैंने तो आपको पहले सीखा, शेयर्स क्या बेटा, तो शेयर एक छोटा सा पार्ट है ना। शेयर्स एक छोटा सा पार्ट है, किसका छोटा पार्ट है, टोटल कैपिटल का,
और यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, 2 1 जा, यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा क्या लिखोगे 8। इस तरह से आपको लिखना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। दैट इज अ सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। ये लिखना मत भूलना, मैंने आपको बाहर करवा दिया 2 का टेबल, ठीक है। चलिए देखते हैं, शेयर इज अ व्हाट। तो शेयर एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा यूनिट है। यूनिट लिखा तो भी चलेगा, पार्ट लिखा तो भी चलेगा। शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, शेयर इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट। किसका स्मॉलेस्ट पार्ट है? तो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जी हाँ, टोटल कैपिटल के एक छोटे से पार्ट को हम लोग शेयर्स कहते हैं। इट इज नोन एज अ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी। जी हाँ, शेयर्स क्या बताता है? तो आप कंपनी के ओनर हो, वो बताता है, ठीक है। टाइटल बताता है कि यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो व्हाट इज अ शेयर बेटा? तो शेयर इज अ पार्ट। पहले याद रख लो बेटा, छोटा वर्ड है। शेयर इज अ क्या बेटा? पार्ट। कौन सा पार्ट है? स्मॉलेस्ट पार्ट। किसका? टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। पूरे कंपनी के टोटल कैपिटल में से जो छोटा सा पार्ट होता है उसे हम शेयर्स कहते हैं, ठीक है। डिबेंचर क्या है सर? तो डिबेंचर एक कागज का टुकड़ा है, एक सर्टिफिकेट है। और ये सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब कंपनी लोन लेती है तो डिबेंचर होल्डर को एक सर्टिफिकेट देती है कि भाई आपने कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, आप हमारे क्रेडिटर हो, हम आपको पैसे फ्यूचर में चुकाएंगे, ऐसा प्रोमिस करती है। और ये प्रोमिस करते हुए एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि हमने आपसे बोरो किया है। दैट सर्टिफिकेट कॉल्ड अ डिबेंचर। तो लेट्स सी, डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी। जी हाँ, डिबेंचर क्या है? तो सिंपल लफ्जों में याद रखो, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है। क्या बेटा? सर्टिफिकेट है ना। कब ये सर्टिफिकेट देता है, कौन देता है? तो डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट किसका? ऑफ अ लोन टेकन बाय कंपनी। फिर से बोलता हूं, डिबेंचर क्या? तो डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी। तो यस, दोनों पॉइंट मीनिंग हमको बाहर हो चुका होगा। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, शेयर्स मतलब क्या? तो शेयर्स इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। और डिबेंचर क्या है? तो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन या सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी। और ये आप अलग से भी पॉइंट बना सकते हो। इट इज मतलब शेयर इज नोन एज, ईट के बदले क्या लिखने का? शेयर। शेयर इज नोन एज अ ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटी, जबकि डिबेंचर आर ऑल्सो नोन एज अ क्रेडिटरशिप ऑफ सिक्योरिटी। ये ओनरशिप बताता है और ये क्रेडिटरशिप बताता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन बना सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेटस। जी हाँ, अब भी हमने पढ़ा। ये क्या बताता है? ओनरशिप मतलब कंपनी के आप ओनर हो। ये क्या बताता है? क्रेडिटरशिप मतलब आप कंपनी के क्रेडिटर हो, आपने कंपनी को लोन दिया है। लेट्स सी, होल्डर ऑफ अ शेयर, ऐसे लिखोगे बेटा। क्या लिखना है? जिसने होल्ड किया है शेयर सर्टिफिकेट, जिसके पास में क्या है बेटा? शेयर्स है, वो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ होल्डर ऑफ अ शेयर इज द ओनर ऑफ अ कंपनी। जिसने शेयर को होल्ड करके रखा है वो कंपनी का ओनर है, और जिसने डिबेंचर को होल्ड करके रखा है वो कंपनी का क्रेडिटर है। बस यहां तक लिखा तो भी अपना काम हो जाता है, ठीक है। उसके आगे लिखते, देयरफॉर जिसने कंपनी के शेयर को होल्ड किया है वो ओनर है, इसीलिए उसका नाम पड़ता है ओन्ड कैपिटल। और जिसने कंपनी का डिबेंचर को होल्ड किया है इसीलिए नाम पड़ता है डिबेंचर कैपिटल इज नोन एज अ लोन कैपिटल या बोरोड कैपिटल। जी हाँ, शेयर होल्ड करने वाले को ओनर कहते हैं और शेयर के नाम का जो पैसा होता है उसे क्या कहते हैं? ओन कैपिटल। डिबेंचर होल्ड करने वाले को क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। और डिबेंचर के नाम का जो कैपिटल आता है, डिबेंचर इशू करके जो कैपिटल आता है उसे लोन कैपिटल या बोरोड कैपिटल कहा जाता है। तो डिबेंचर के कैपिटल को बोरोड कैपिटल, शेयर्स के कैपिटल को ओनर्स कैपिटल कहा जाता है। डिबेंचर खरीदने वाले को क्रेडिटर कहते हैं, शेयर खरीदने वाले को ओनर कहते हैं। नेक्स्ट, नेचर। जी हाँ भाई साहब, मालिक है, घर छोड़ के जाने वाला नहीं है, लंबे समय तक साथ रहने वाला है। और जो चीज लंबे समय तक साथ रहने वाली है उसे कहते हैं परमानेंट। क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट। फेविकोल का जोड़ छोड़ के जाने वाला नहीं है। ये अपना मम्मी का मगरमच्छ है, घर में पड़ा रहेगा, कभी बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। इट इज नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना शेयर्स। क्या लिखोगे? शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल, जबकि डिबेंचर
अपनी लड़कियों की तरह है, एक दिन इसकी विदाई पक्की है, रहती यहाँ है, एक दिन घर छोड़ के जाना पक्का है, इसकी विदाई घर से पक्की है। मतलब कि बेटा डिबेंचर इज अ टेम्पररी कैपिटल, शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल। तो ये 3 पॉइंट में बड़े आराम से सही लिख सकता हूं एग्जाम में। मीनिंग फिर से देख लेते हैं। शेयर इज अ पार्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी का। डिबेंचर क्या है? तो सर्टिफिकेट लोन, यस, सर्टिफिकेट ऑफ लोन, यस, टेकन बाय अ कंपनी। डिबेंचर बेच के जो पैसा आएगा उसे डिबेंचर कैपिटल कहते हैं, मतलब कि बोरोड कैपिटल कहते हैं। और शेयर बेच के जो पैसा आएगा उसे ओनर्स फंड, मतलब कि ओनर्स कैपिटल कहते हैं। डिबेंचर को होल्ड करने वाले को क्रेडिटर कहते हैं और शेयर्स को होल्ड करने वाले को ओनर कहते हैं। सर नेचर, तो शेयर्स इज अ परमानेंट, यस, शेयर्स इज अ परमानेंट कैपिटल। शेयर बेच के जो पैसा आता है वो परमानेंट कैपिटल है। डिबेंचर बेच के जो पैसा आएगा वो टेम्पररी कैपिटल है। इट इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चल रही है तब तक उसे पैसा रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जनरली इज रीपेड आफ्टर स्पेसिफिक टाइम और ऑन मैच्योरिटी। डिबेंचर की रीपेमेंट की डेट प्री डिसाइड होती है, ड्यू डेट पे या उसके मैच्योरिटी डेट पे हम उसे रीपे कर देते हैं। ठीक है, 10 साल, 12 साल, 15 साल में पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, जिसकी डेट उसके सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होती है। ये सब आप लिख सकते हो एग्जाम में। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। सर 4th पॉइंट पे जाते हैं। वोटिंग वही करता है जो मालिक होता है। हम कभी क्रेडिटर को कंपनी की मीटिंग में वोटिंग के लिए नहीं बुलाते। तो आप सिंपल लफ्जों में लिख सकते हो, अ पर्सन हु होल्ड द शेयर्स इज अ शेयर होल्डर एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर बीइंग एज अ ओनर enjoy द नॉर्मल वोटिंग राइट। जी हाँ, नॉर्मल वोटिंग राइट है, जनरल वोटिंग राइट है इन अ जनरल मीटिंग। जी हाँ, जब कंपनी की जनरल मीटिंग होगी तब तक वो कंपनी की जनरल मीटिंग में वोटिंग करने का अधिकार रखता है, बिकॉज दे आर द ओनर। जबकि डिबेंचर इज बीइंग एज अ क्रेडिटर एंड डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। जी हाँ, इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जी हाँ, इतना लिखना। ये अगर नहीं समझ रहे तो मत लिखना, पहले इतना ही लिख देना। shareholder is the owner of the company and they has a rights and power to participate in general meeting। या सिंपल वर्ड में लिखोगे तो yes, being as a shareholder is the owner of the company, they have a right to vote in general meeting of the company। they are the creator of the company and they not have a right to vote in general meeting of a company। yes, दे हैव पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये एक नया पॉइंट हो सकता है या आप अलग से भी दिखा सकते हो। दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सिर्फ वोटिंग करने का अधिकार नहीं है सर, साथ ही साथ वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार रखते हैं। जबकि डिबेंचर होल्डर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे डू नॉट या दे नॉट हैव अ राइट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो वोटिंग राइट्स भी नहीं है और पार्टिसिपेशन राइट भी नहीं है। किसको? डिबेंचर को। वोटिंग राइट भी है और पार्टिसिपेशन राइट्स भी है मैनेजमेंट में। किसको? शेयर होल्डर को। क्यों भाई? तो वो ओनर है। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिस व्यक्ति ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसे रिटर्न में क्या दिया जाएगा, और जिस व्यक्ति ने डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है उसे रिटर्न में क्या दिया जाएगा। तो लेट्स सी, जिसने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी का ओनर है, तो भाई उसको बोलेंगे आइए और प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करिए। और जब तुम प्रॉफिट में पार्ट लेते हो उसे डिविडेंड कहते हैं। वो फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएट भी हो सकता है। जबकि डिबेंचर जो होता है वो क्रेडिटर का पैसा है, बोरो किया हुआ है, और जो बोरो कैपिटल हम कलेक्ट करते हैं उसके लिए हमको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो फिक्स होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। लेट्स सी, सिंपल लफ्जों में आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। जी हाँ, इतना भी लिखा तो समझ में आता है हमको। रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड एज अ इंटरेस्ट। अब आगे कहानी बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको आगे लिखना, आप यहां तक लिख देते हो चलेगा, दौड़ेगा बच्चा दौड़ेगा। रिटर्न ऑन शेयर्स इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। डिविडेंड में भी फिक्स और फ्लक्चुएट। जबकि रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज भी फिक्स रेट। इतना लिखा तो भी चलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर, 2 टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो रिसीव द डिविडेंड एक फ्लक्चुएटिंग, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम। इक्विटी शेयर्स को कभी डिविडेंड ज्यादा मिल जाता है, कभी कम मिलता है, कभी गम मिलता है, नहीं भी मिलता है, राइट। वेयर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर
रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जी हाँ, प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, फिक्स मिलेगा। रिटर्न ऑन डिबेंचर जैसा हमने पढ़ा, इंटरेस्ट मिलता है, इट इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द इशू, इंटरेस्ट पेड इवन द कंपनी हैज नो प्रॉफिट। जी हाँ, कम ज्यादा नहीं, खुशी हो गम नहीं, ये अपना फिक्स लेगा और जाएगा, चाहे कंपनी में प्रॉफिट है या नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड विद प्रॉफिट, इट इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो 5 पॉइंट बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत इजी वे से आपको समझ में आ गए होगे बच्चा। मैं एक्सपेक्ट करोगे 5 पॉइंट तो आप लिख ही पाओगे। मीनिंग पढ़ लिया हम लोगों ने, तो मीनिंग में हमने पढ़ा शेयर क्या है, तो एक छोटा सा पार्ट है टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी का। डिबेंचर क्या है, तो सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय अ कंपनी। जी हाँ, जो डिबेंचर जो शेयर्स परचेस करता है, इट कंसिडर्स शेयर होल्डर एंड ओनर ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर परचेस करता है वो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ओनरशिप मिलेगी, यहाँ पे क्रेडिटरशिप मिलेगी। एज फॉर स्टेटस, दे कंसिडर एज द ओनर ऑफ द कंपनी, दे कंसिडर एज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहाँ पे लिखा है ऑन कैपिटल। जी हाँ, ओनर से जो पैसा मिलता है उसे ऑन कैपिटल कहते हैं। जी, क्रेडिटर से पैसा मिलता है उसको बाय लोन कैपिटल या बोरोड कैपिटल कहते हैं। नेचर परमानेंट नेचर है, इसका नेचर टेम्परवरी है। इसको पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रीपेमेंट नहीं होगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप पे होगा। इसको पैसा उसकी मैच्योरिटी पे और ड्यू डेट पे रिटर्न दे दिया जाता है, इसीलिए इसे टेम्परवरी कहते हैं। भाई कुछ दिनों का मेहमान है, फिर जाएगा अपनी बहन की तरह। वोटिंग एंड राइट्स, तो यहाँ पे लिखा है वोटिंग। जी हाँ, पहले डिबेंचर होल्डर को मैनेजमेंट में, सॉरी शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट्स है। और एज अ ओनर ऑफ द कंपनी दे वर राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड वोट इन द जनरल मीटिंग। दे आर बीइंग एज अ क्रेडिटर एंड दे आर नॉट राइट to vote in general meeting of the company as not right to participate in management of the company। जी हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर फॉर रिटर्न के नाम पे उन्हें क्या मिलेगा, तो रिटर्न उन्हें एक ही चीज मिलेगी, वो होगा उनका डिविडेंड, बिकॉज ये ओनर है, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कंपनी के क्रेडिटर है, इन्हें हम लोग इंटरेस्ट देंगे। प्रॉफिट कभी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब कि नहीं भी मिल सकता है। तो प्रॉफिट इज रिलेटेड विद द डिविडेंड इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जबकि इंटरेस्ट इज रिलेटेड विद नॉट रिलेटेड विद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सिंपल लफ्जों में 5 पॉइंट तो हमारे अच्छे से हो गए सर। सिक्योरिटी, सर ओनर्स को कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, दे आर ओनर, खुद रिस्क उठाते हैं। जबकि डिबेंचर को सिक्योर्ड है, लोन के अगेंस्ट में मॉर्गेज करनी पड़ती है, कोई प्रॉपर्टी या असेट्स हमको चार्ज ऑन असेट्स करना पड़ता है। जी हाँ, तो शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल है भैया, अनसिक्योर्ड। कोई, अरे मालिक को काय की सिक्योरिटी की जरूरत है, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ओनर है हम, रिस्क उठाने को तैयार है। तो मैं लिख सकता हूं शेयर्स के लिए हाई रिस्क है, डिबेंचर में नो रिस्क है। अलग से एक पॉइंट बन सकता है, आर फॉर रिस्क, लिखना है लिखना, चाहे टेक्स्ट बुक में दिया हो या नहीं दिया हो। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटी ऑफर टू द शेयर होल्डर। जबकि डिबेंचर बीइंग एज अ लोन है एंड कैपिटल इज अ सिक्योर्ड क्रिएटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ अ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ट्रस्ट डीड बनती है, यहाँ पे ट्रस्ट डीड बनती नहीं है, ये भी ध्यान रखना। टाइम ऑफ द इशू, जी ये कब इशू होते हैं, तो डिबेंचर बाद में आते, भाई पराये लोग बाद में आते, क्रेडिटर को कंपनी खुलने के बाद बुलाते, ओनर तो कंपनी के साथ खड़े होते। तो इसीलिए कहा है शेयर इशूड इन इनिशियल बिगिनिंग ऑफ द स्टेज, बिगेन में स्टार्टिंग में आ जाता है, इनिशियल स्टेज पे। जबकि डिबेंचर इशू लेटर स्टेज when the company has to proprietary to offer the security। जी हाँ, इनके पास अगर प्रॉपर्टी है तो लोन मिलेगा, और कुछ भी नहीं है तब शेयर होल्डर मिलेंगे। जी हाँ, शेयर होल्डर बिगिनिंग से होते हैं, और क्रेडिटर बेटा कंपनी शुरू होने के बाद आते हैं, जब कंपनी में प्रॉपर्टी आ जाती है। नेक्स्ट, सुटेबिलिटी, तो शेयर आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जिसको लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करना है उसे शेयर सुटेबल है। जिसे शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए फाइनेंस करना है उसके लिए डिबेंचर सुटेबल है। तो होप तीनों पॉइंट अच्छे हैं, सिक्योरिटी, सुटेबिलिटी और टाइम ऑफ इशू। तो सिक्योरिटी, यस शेयर्स आर अनसिक्योर्ड है, डिबेंचर मोस्ट सिक्योर सिक्योरिटी है, यस मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी। चार्ज ऑन असेट्स, चार्ज ऑन एसेट्स, चार्ज बटन ऑन करो ऑन एसेट्स। जी हाँ, डिबेंचर में चार्ज ऑन एसेट्स होता है, जबकि शेयर्स को कोई सिक्योरिटी होती नहीं, दे आर अनसिक्योर्ड, रिस्क है, ओनर है, राजा है।
टाइम ऑफ इशू, जी हाँ, ये बिगिनिंग में इशू कर देते हैं और ये लेटर स्टेज पे इशू करते हैं। जी हाँ, सुटेबल, तो जिसको लॉन्ग टर्म फाइनेंस करना है वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसको मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट या मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है वो डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगा। लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं बेटा। नेक्स्ट है शेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, जबकि डिबेंचर के क्लासिफिकेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब टोटल 8 लिखना है। पहला लिखेंगे हम लोग बेटा रजिस्टर, बेरर, सिक्योर, अनसिक्योर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, रजिस्टर, बेरर, सिक्योर, अनसिक्योर। ठीक है, तो आराम से ये 8 टाइप लिखने हैं, यहाँ पे 2 टाइप लिखने हैं, मार्क्स मिलेंगे। पोजीशन ऑन द लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब होता है वाई एंड डी कब। सर 2 पोजीशन है, इशू पोजीशन एंड लिक्विडेशन पोजीशन। सर सुनिए ना, इशू 2 पॉइंट याद रखना बेटा। यहाँ पे इशू कब होता है, तो एक बिगिनिंग में इशू होता है, यस, और वो कब लेटर स्टेज पे इशू होता है। और उसका उल्टा, जब कंपनी बंद होने जाती है ना तब डिबेंचर पहले आ जाते हैं, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। मालिक बोले अपने को क्या टेंशन है भाई, कंपनी बंद हो रही है, बंद हो जाने दो, कर्जा चुका दो, बच्चा तो मैं लूंगा। तो शेयर होल्डर लिक्विडेशन में सबसे एंड में खड़े होते हैं, जबकि डिबेंचर होल्डर लिक्विडेशन में सबसे पहले खड़े होते हैं। और जब शेयर्स पैसे कलेक्ट करने की बारी आती कंपनी में तो शेयर होल्डर पहले आते हैं, हम पहले देंगे, और डिबेंचर होल्डर बाद में आते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी देख के। ठीक है, चलिए देखते हैं पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। तो ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर रैंक लास्ट, कब खड़े थे बेटा, एकदम लास्ट में। डिबेंचर होल्डर बीइंग एज अ क्रेडिटर रैंक प्रायर टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के पहले जाके खड़े हो जाएंगे, हमको पैसा दो। लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप, क्लोज डाउन। जी हाँ, जब कंपनी की गिरती हुई आ रही है, परिस्थिति खराब आ रही है, तो पैसे लेने को सबसे पहले डिबेंचर होल्डर खड़े हो जाएंगे और शेयर होल्डर सबसे लास्ट में खड़े होंगे। जब कंपनी शुरू हो रही है तो पहले शेयर होल्डर आएंगे, उसके बाद डिबेंचर होल्डर आएंगे। तो होप माय डियर स्टूडेंट ये डिस्टिंक्शन के 10 पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे बेटा। होप सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने बायहार्ड क्या किया था सर, तो याद रखिए सर, यहाँ पे हमने बायहार्ड किया है MNS, M फॉर मीनिंग, N फॉर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है बेटा, तो N फॉर हमने पढ़ा है नेचर, और S फॉर हमने क्या पढ़ा है स्टेटस। मीनिंग, नेचर एंड स्टेटस फिक्स रहेगा। MNS रिस्की नहीं है, यहाँ पे रिस्की नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे रिटर्न, और रिस्की लिखना लिख सकते हो आप लोग, रिस्की लिखे, रिस्क शेयर्स में रिस्क क्या बेटा हाई है, डिबेंचर में रिस्क क्या है लेस है। रिटर्न तो एक है रिडीमेबल है और एक है इररिडीमेबल है, तो इररिडीमेबल कौन है तो शेयर्स है, और रिडीमेबल कौन है तो डिबेंचर है ना। रिटर्न यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा बेटा, तो एक को रिटर्न में मिलेगा डिविडेंड और दूसरे को मिलेगा इंटरेस्ट, इसका फ्लक्चुएट है उसका फिक्स्ड है। यस रिटर्न है, फिर 2 टी लिख देंगे, MNS इज अ रिस्की पार्टी। जी हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते पार्टी, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट लिखा है, P फॉर पर्पस था वहाँ पे, यहाँ पे P फॉर पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करेगा और वोटिंग भी करेगा, और वहाँ पे जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि क्रेडिटर है, वोटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि क्रेडिटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा अपना वोटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वो है बेटा टी, टाइम ऑफ इशू है और टाइप्स है। टाइम ऑफ इशू और टाइप, टाइम ऑफ इशू ये शेयर्स बिगिनिंग में इशू होते हैं, लेटर स्टेज पे क्या इशू होता है डिबेंचर इशू होता है। टाइप्स हमने पढ़े, इक्विटी और प्रेफरेंस है, शेयर्स के 2 टाइप है, इक्विटी और प्रेफरेंस। डिबेंचर क्या हमारे पास में 4 + 2 मतलब टोटल 8 टाइप है। पहला कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल है ना, रजिस्टर बेरर, सिक्योर अनसिक्योर, राइट माय डियर स्टूडेंट, सिक्योर अनसिक्योर, रजिस्टर बेरर, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, हमारा लास्ट 2 पॉइंट लिखेंगे और टोटल 8 पॉइंट हम लोग आराम से लिख देंगे। पहला रजिस्टर बेरर, सिक्योर अनसिक्योर, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, राइट माय डियर स्टूडेंट। टोटल 8 पॉइंट है अपने पास में डिबेंचर के। इस तरह से हम लोग पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट। रजिस्टर बेरर, सिक्योर अनसिक्योर, रिडीमेबल इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। सो यस, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, वो है हमारा इक्विटी शेयर प्रेफरेंसेस। बट ये साल बोर्ड एग्जाम में जो डिस्टिंक्शन आने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया, शेयर्स और डिबेंचर या ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल का। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस या फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस है, बनती कोशिश 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन बैठेगा, तो डिस्टिंक्शन में आने की संभावना थोड़ी कम है,
बट नकारा जा सकता नहीं है मेरे दोस्तों। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग बिटवीन पढ़ा रहा हूं, पर याद रखना ये आपको फीचर्स में हेल्प करने वाला है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से 12 पॉइंट एक्सपेक्ट करते टीचर। एटलीस्ट आपका 4 मार्क का क्वेश्चन तो 8 पॉइंट तो कम से कम इक्विटी प्रेफरेंस और शेयर्स और डिबेंचर के डिस्टिंग में लिखना ही लिखना है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन अपने डिस्कस कर लिए। पहला था हमारा फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, दूसरा था शेयर्स एंड डिबेंचर और तीसरा है इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टिंग बिटवीन ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत प्यारी लैंग्वेज में बहुत मोहब्बत से बता रहा हूँ। इक्विटी मतलब लड़के को याद कर लेना, प्रेफरेंस मतलब लड़कियों को दिमाग में रख लेना। यस, ये दोनों कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से देखोगे, लड़के के कैरेक्टरिस्टिक को और लड़कियों के कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप प्रोनाउंस करने जाओगे, एक्सप्लेन करने जाओगे, तो हमारा ये टॉपिक बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। जी हाँ, लड़के मतलब इक्विटी, लड़कियां मतलब प्रेफरेंस। यस, हर माँ की एक चाहत पहला लड़का हो जाए फिर लड़की हो। जी हाँ, नकारते तो नहीं है लड़कियों से, आज की तारीख में दोनों इक्वालिटी पे, बट माँ की पहली ख्वाहिश अगर पूछी जाए तो लड़का ही होगा, इसको ठुकरा नहीं सकते आप। तो यस, पहले कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स, फिर कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स। सर, लड़के जो होते हैं लड़के, वो मम्मी के मगरमच्छ है, एक बार आ गए ना तो परमानेंट हो जाते हैं, कभी घर छोड़ के जाते नहीं है। वो घर तभी छोड़ते जब मरते हैं। जी हाँ, तभी छोड़ते जब मरते हैं। मम्मा का मगरमच्छ है, लंबे समय तक टिके रहेगा। हाँ, और लड़कियां जो होती है प्यारी परी, पप्पा की परियां, ये प्र हो जाती है, जन्म के समय इसकी विदाई की तारीख तय हो जाती है। तो मैं बोलूंगा प्रेफरेंस जो होते हैं ना वो रिडीमेबल होते हैं, इक्विटी से होते हैं जो इरिडीमेबल होते हैं। प्रेफरेंस जो होते हैं ना वो बेटा क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म भी होता है, जबकि इक्विटी होते हैं वो लॉन्ग टर्म और परमानेंट होते हैं। यस, जो इक्विटी होते हैं, जो लड़के होते हैं ना, वो रिस्क उठाने में कभी पीछे नहीं उठते। यस, कहीं पे भी कूद जाते हैं, कहीं से पतंग तोड़ लेते हैं, कहीं पे भी दौड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी इज हाई रिस्की, जबकि प्रेफरेंस कॉशियस इन नेचर, नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क। जी हाँ, लड़कों की जिंदगी कैसी होती है बेटा, फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, बड़े दुख दर्द, बड़ी खुशियां, बड़े गम आते रहते जाते रहते। और भाई ये लड़कियां फिक्स, विदाउट फ्लक्चुएशन। तो इक्विटी शेयर्स का जो कैपिटल है वो एप्रिसिएशन भी होगा और डेप्रिसिएशन भी होगा। प्रेफरेंस का ना एप्रिशिएट होता है ना डेप्रिशिएट होता है, दे रिमेन फिक्स, नॉन फ्लक्चुएटिंग। जी हाँ, ये सिंपल लॉजिक लगा लेना, आपके आराम से बेटा आराम से 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ, इक्विटी शेयर लड़के घर में मेंबरशिप ले लेते हैं, घर पे अधिकार ले लेते हैं, पापा को बोलते मेरा अधिकार दो, मेरा भी घर में राइट्स है, आपके बाद मैं ही मालिक बनूंगा, पहले से सपने देख लेता है। तो जी हाँ, इक्विटी शेयर कौन बन जाता है, कंपनी का ओनर, अपनी प्रेफरेंस घर में मेंबर बन के रहती है। इक्विटी, जी हाँ, घर में जब भी कोई मीटिंग होगी तो भाई अपना वर्ड रखेगा, अपने वोटिंग रखेगा, अपने टॉपिक को रखेगा, अपना सजेशन दिया जाएगा। कुछ सालों बाद बहनों की शादी हो जाती है, बहन चली जाती है, फिर कभी अपने घर से ससुराल से मैके में आती है, और घर में अगर कोई डिस्कशन चालू है, कोई झगड़ा चालू है, कोई टॉपिक चालू है, और बहन अपनी एडवाइस देगी तो भाई बोलता तू जा तेरे घर पे, तेरी एडवाइस तेरे पास रख, यहाँ पे नहीं बोलने का। बहन बोलते अरे मैं भी तो यहीं क्यों, तो नहीं तेरा घर अब वो है, यू आर अ मेंबर नॉट अ ओनर, यहाँ पे वोटिंग मत करो, तेरे समय पे वोटिंग करना, इसको वोटिंग राइट नहीं है, इसको वोटिंग राइट है ना। तो बेटा बहुत सिंपल है, लड़के और लड़की को दिमाग में रखना, पप्पा का है ना, पप्पा की परिया प्रेफरेंस, पी फॉर परिया, पी फॉर प्रेफरेंस, पी फॉर प्रायोरिटी। जी हाँ, लड़कियों को हरदम हम प्रायोरिटी देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, पहला मौका, पहला। लड़के बेचारे ऑलवेज लास्ट चांस, दुखी वाले पहले आप में रह जाते। तो इक्विटी ऑलवेज लास्ट चांस, किस चीज में, तो डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में। प्रेफरेंस ऑलवेज गेट फर्स्ट चांस इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड। याद रहेगा बच्चों। तो ये बहुत आसान लफ्जों में मैंने आपको इक्विटी और प्रेफरेंस को एक्सप्लेन कर दिया है। होप ये पूरा आंसर आप आसानी से लिख दोगे, चाहे फीचर्स में आए चाहे वो डिस्टिंग बिटवीन में आए। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है लड़के और लड़की की, लिख देना एग्जाम में, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल लफ्जों में। लिक्विड फॉर्म में तो मैंने आपको बाहर करवा दिया है, मजा आएगी पढ़ने में। चलिए पहले देखते हैं मीनिंग। जी हाँ, हु इज अ बॉय, तो जो लड़की नहीं है वो लड़का है। हु इज अ इक्विटी, तो जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। सिंपल लफ्जों में लिख देना। लेट्स सी, इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर्स आर नॉट, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है
उसे इक्विटी शेयर कहते हैं। दिस शेयर डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। जी हाँ, इक्विटी शेयर वो है जिसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है, कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है, कोई फर्स्ट चांस मिलता नहीं है फॉर अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। बेटा याद रखना, नो प्रायोरिटी। जी हाँ, लड़कों को पाव रोटी नहीं मिलती है, मक्खन मलाई मिलती है, तो प्रायोरिटी नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है। किस चीज में? नो प्रायोरिटी इन डिविडेंड, नो प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इसका अपोजिट लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिसे प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस मिलता है, पहला मौका मिलता है, भीड़ में हट जाते हैं आप, आइए मैडम। जी हाँ, प्रायोरिटी मिलती है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जी हाँ, सिंपल लफ्जों में, इसे डिविडेंड और रीपेमेंट में प्रायोरिटी नहीं है, इसे डिविडेंड और रीपेमेंट में प्रायोरिटी है। जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। याद रहेगा बच्चों, बहुत सिंपल मीनिंग बाहर करवा दिया मैंने आपको। चाहे ये फीचर्स में क्वेश्चन आए, और ये बार बोर्ड एग्जाम में मैं श्योर हूं कि 8 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स या टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस आना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड। ये लड़का है, लड़के को रिस्क पसंद है, बोलता है कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम। ये तैयार है ज्यादा लेने को कम लेने को, जबकि लड़कियां फिक्स, ना ज्यादा ना कम, हमको हमारा दे दीजिए, फिक्स्ड। अपना पैसा लेती निकल लेती है। जी हाँ, पापा से झगड़ा करके। इक्विटी शेयर आर गिविंग डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट। सर फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या बेटा? अप्स एंड डाउन, फ्लेक्सिबल, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, नो प्रॉफिट गमी गम। जी हाँ, कभी ज्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर गेट द डिविडेंड फिक्स रेट, चाहे प्रॉफिट ज्यादा या प्रॉफिट कम। अगर प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, जो इशू करते समय डिसाइड हो जाता है। इज इट क्लियर? प्रेफरेंस को डिविडेंड कैसा है? फ्लक्चुएट। सॉरी, इक्विटी को डिविडेंड कैसा है? फ्लक्चुएट। फिलिंग में आ सकता है। प्रेफरेंस को डिविडेंड कैसा है? फिक्स्ड। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, यस, किसको वोटिंग राइट है? लड़कों के लड़की को? सर अगर घर का मैटर है ना तो लड़के को वोटिंग राइट है, पार्टिसिपेट राइट है, मैनेजमेंट राइट है, क्योंकि फ्यूचर में यही मालिक बनने वाला है। पप्पा के बाद यही घाट लगा के बैठा है, मैं मालिक, मेरा अधिकार, मेरा घर। और इसको कितना भी पप्पा लतिया मारे, ये घर छोड़ के जाने वाला नहीं है। अपनी परिया चली जाती है बिना बोले। 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद विदाई पक्की है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर आर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स। जी हाँ, इक्विटी को जनरल वोटिंग राइट्स है। दे आर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी का ओनर है। इक्विटी शेयर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सब प्रेफरेंस शेयर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। जी हाँ, इसको नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं, जनरल वोटिंग राइट नहीं है। दे कैन वोट ओनली ऑन अ मैटर ऑफ अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। जी हाँ, जब ये परियों को छेड़ा जाए तो उसकी मीटिंग लेंगे और वो वोटिंग करेगी, पर जनरल डिस्कशन में ये पार्टिसिपेट करते नहीं है। जी हाँ, इनके पर्सनल इंटरेस्ट को अफेक्ट हुआ तो वोटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल। जी हाँ, रिटर्न के नाम पे दोनों को डिविडेंड ही मिलेगा, पर याद रखना बेटा, यहाँ पे याद रखना, डिविडेंड एक को फिक्स मिलेगा और दूसरे को, प्रेफरेंस को फिक्स मिलेगा, इक्विटी को फ्लक्चुएट मिलेगा। इनका पैसा, रिटर्न ऑफ कैपिटल, इनका पैसा रिफंड कब कर दिया जाता है? तो सर ये मम्मी का मगरमच्छ है, कभी घर छोड़ के जाने वाला नहीं, तो जब कंपनी बंद होगी ना तभी इसका पैसा रिफंड मिलेगा। और प्रेफरेंस को उसका पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम में दे दिया जाता है। तो एक याद रखना बेटा, इक्विटी शेयर गेट रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तब। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होगी तब रिफंड मिलेगा। और यहाँ पे चलते चलते, जी हाँ, जब तक कंपनी चल रही है तब तक ही इसके पैसे रिटर्न कर दिया जाता है। बिफोर वाइंडिंग अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बिफोर वाइंडिंग अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम प्रेफरेंस का पैसा दे दिया जाता है। इक्विटी कैपिटल कैन नॉट रिटर्न, यहाँ पे देखना, कैन नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी जब तक चल रही है तब तक इसे इसका पैसा रिटर्न नहीं दिया जाता। अ कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड विच कैन बी रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। तो एक बोलेंगे नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी चल रही है उस बीच में इनका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट नेचर ऑफ कैपिटल, तो ये बेटा रिस्की नेचर है और ये कैसा है बेटा? सेफ है। ठीक है,
तो आसान लफ्जों में 5 पॉइंट को रिटर्न एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मीनिंग, तो दोज हु आर नॉट प्रेफरेंस नोन एज इक्विटी, दो हु नॉट एंजॉय प्रायोरिटी, प्रेफरेंस नहीं मिलता है वो इक्विटी, प्रायोरिटी इन द टाइम ऑफ द डिविडेंड, प्रायोरिटी इन द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं मिलता है, उसे इक्विटी कहते हैं। जिसको प्रायोरिटी मिलती है, जिसको प्रेफरेंस मिलता है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नोन एज अ प्रेफरेंस कैपिटल। सर रेट ऑफ डिविडेंड, तो इक्विटी को रेट ऑफ डिविडेंड क्या बेटा, फ्लक्चुएटिंग रेट है, यहाँ पे डिविडेंड कैसा है, फिक्स रेट है बेटा। वोटिंग राइट्स, तो इक्विटी शेयरहोल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे एंजॉय जनरल वोटिंग राइट एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉट गिव देयर वोट इन जनरल मीटिंग, दे गिव वोट ओनली एट द टाइम ऑफ अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन कैपिटल, जी हाँ, इक्विटी का कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बेटा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रिटर्न नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस का पैसा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम रिपेमेंट कर दिया जाता है। यस, नेचर ऑफ कैपिटल, तो इक्विटी इज अ रिस्की नेचर, है ना, लड़कों को रिस्क उठाने की आदत है, जबकि प्रेफरेंस इज अ सेफ एंड सुटेबल। यस, कैपिटल नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, जहाँ बेटा अगर ये कैपिटल ही रिस्की है, नेचर है, रिस्की कैपिटल है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर भी कौन सा होगा बेटा, रिस्की इन्वेस्टर होगा। ये बेटा कौन सा कैपिटल, सेफ कैपिटल है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर होगा वो भी कॉशियस इन नेचर होना चाहिए या होता है। द नेचर ऑफ इन्वेस्ट, पहले लिखा है नेचर ऑफ कैपिटल, तो नेचर ऑफ कैपिटल इज रिस्की कैपिटल, यहाँ पे प्रेफरेंस इज अ सेफ कैपिटल विद दैट स्टेबल देम। यस, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर, तो नेचर ऑफ इन्वेस्टर इज अ रेडी टू टेक अ रिस्क, इक्विटी शेयर जो होता है वो रेडी टू टेक अ रिस्क होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होता है वो होता है जो कॉशियस अबाउट द सेफ्टी, जी हाँ, जिसको अपनी सेफ्टी की परवाह है, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, 6 पॉइंट इजीली समझ गए बेटा आपको। आगे के 6 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं आराम से। ठीक है सर, याद रखो जो चीज़ रिस्की होती है ना उसकी प्राइस ऑलवेज कम होती है, ऐसे भी लड़कों की इज्जत कमी है, वैल्यू कमी है। प्रेफरेंस बहुत सेफ होती है, सिक्योर होती है, डिसिप्लिन में होती है, इसीलिए इसकी प्राइस हाई होती है, रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो ऑलवेज प्रेफरेंस, इक्विटी की जो प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो प्रेफरेंस से ऑलवेज कम होती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू इक्विटी से ऑलवेज हाई होती है और मल्टीप्लाई बाय 100 होती है। ध्यान रखना बेटा, 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स जनरली 1 रुपया भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है, बट रिलेटिवली लो होती है। प्रेफरेंस ऑलवेज क्या होती है, कम होती है, जबकि फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स इज रिलेटिवली हायर एंड 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 हो सकता है। राइट एंड इश्यू ऑफ बोनस, जी हाँ, मेवा खाने वाला वही होता है जो रिस्क उठाता है। तो याद रखना जो भी कंपनी में इशू राइट्स है, जो भी बोनस राइट्स है, जो भी मैनेजमेंट राइट्स है, जो भी पार्टिसिपेट राइट्स है, वोटिंग राइट्स है, ये सब अधिकार किसके पास होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होते हैं, बिकॉज दे आर द ओनर एंड रिस्क टेकर। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर आर इंटाइटल्ड टू गेट द बोनस एंड राइट इशू, जबकि प्रेफरेंस को ना बोनस देते ना राइट इशू देते, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड नॉट एलिजिबल फॉर राइट इशू। ठीक है बेटा, अब बेटा सिंपल वर्ड्स में याद रखो तो फिर से एक वर्ड लेते हैं अपन, रिस्क। इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू हायर रिस्क, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क, और आंसर लिखना है क्यों हाई रिस्क है, बिकॉज यहाँ पे डिविडेंड क्या फ्लक्चुएटिंग है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इसको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पैसा मिलने वाला नहीं है, इसके लिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। जबकि यहाँ पे क्या बेटा, बिकॉज ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हो जाता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, जी हाँ, इक्विटी की मार्केट वैल्यू क्या होती है बेटा, फ्लक्चुएट होती है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, जबकि प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। लेट्स सी कैपिटल कैसा होता है, कैपिटल की वैल्यू 1 रुपए का शेयर्स, जी हाँ, 1 रुपए का शेयर्स 1000 पे भी जा सकता है, लाख पे भी जा सकता है, ये जितने का लिया उतने का रहता है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स इंक्रीज विथ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है बेटा ग्रोथ, जी हाँ, ऑफ अ कंपनी, इट लीड टू इंक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ द शेयर, जितनी कंपनी की ग्रोथ होगी उतना इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी ग्रो करेगी, कैपिटल की वैल्यू भी बढ़ेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट फ्लक्चुएट, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, जी हाँ, मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है प्रेफरेंस की, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, जी हाँ, टाइप्स ऑफ 2 है यहाँ पे, नॉर्मल वोटिंग राइट है और
डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, जबकि यहाँ पे फिर से डिबेंचर की तरह 4 है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। फिर से बता दूं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम हमारा एक और डिस्टिंग बिटवीन खत्म करने जा रहे हैं बेटा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा और पूरे 11 के 11 पॉइंट आप बाहर कर चुके हो। ठीक है, एमएनएस, रिस्क की पार्टी, टाइम पे वोटिंग करना है, सिक्योरिटी, सेफ्टी और टाइप्स मिल जाएगी आपको। ठीक है, सिंपल है, बाहर किया हुआ हमने आराम से। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग बिटवीन बनता है हमारा ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। यहाँ जी हाँ, ये बार बोर्ड एग्जाम में या तो शेयर्स और डिबेंचर बैठेगा या तो ऑन कैपिटल और बोरोड कैपिटल बढ़ेगा। और मैंने शेयर्स और डिबेंचर पढ़ाते समय आपको बोला शेयर्स को माइंडसेट रखना ऑन कैपिटल, और डिबेंचर से जो पैसा मिलता है उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। और यहाँ पे आपको शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर को ही एक्सप्लेन करना है। तो शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर आ सकते हैं, ऑन कैपिटल, बोरोड कैपिटल बोल सकते हैं। ठीक है, और शेयर्स और डिबेंचर भी आ सकता है। ये तीन में से कोई एक, मतलब तीनों का मतलब तो एक ही है, खाली नाम अलग अलग है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश, नाम काम अलग नहीं है, एक ही काम है, सुरक्षा करना। नाम अलग अलग है पर नेचर से एक ही है लोग, ये याद रखो बेटा। लेट्स सी, ऑन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत इजीली यहाँ पे कंप्लीट किया है, आप आराम से लिख सकते हो। 7 से 8 पॉइंट आपके आंसर्स में सिंपल वर्ड लिखो। देख लेते हैं फिर से। एमएनएस तो अपनी एकदम बहुबाली हथियार है आपके, मीनिंग, सोर्सेस एंड नेचर, ये तीन तो ठोक ही देना आपने को एग्जाम में जाके। यस, ऑन कैपिटल, ये ईट लिखा है तो यहाँ पे ईट मत पढ़ो बेटा। एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप प्रोनाउन पढ़ते हो ना, इसको मतलब प्रोनाउन, नाउन के जगह पे यूज होने वाली चीज है। तो जैसे कि मुझे बोलना है बार बार ऑन कैपिटल, तो मेरी जुबान थक जाती है, तो मैं जुबा केसरी नहीं लेता हूँ, मैं ईट लगा देता हूँ, ईज लगा देता हूँ, ए तो वो हटा दो भाई, सीधा सीधा लिखो। ऑन कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डैश। ऑन कैपिटल कौन कॉन्ट्रीब्यूट करता है भैया? ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है शेयर होल्डर। जी हाँ, जब शेयर होल्डर पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसे ऑन कैपिटल कहते हैं, और जब क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करता है उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। तो बोरोड कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज बोरो फ्रॉम क्रेडिटर, इट इज कॉल्ड एज अ डेब्ट कैपिटल, लोन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ठीक है, वो पैसा जो क्रेडिटर से आता है उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं, वो पैसा जो शेयर होल्डर से आता है उसे हम लोग ऑन कैपिटल कहते हैं। सोर्सेस क्या क्या है, क्या बेच के पैसे आएंगे? तो भाई शेयर, ऑन कैपिटल कहाँ से आएगा? तो ऑन कैपिटल इशू ऑफ क्या करेंगे? शेयर्स। जब हम शेयर इशू करके पैसा लेते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर बेचो चाहे आप प्रेफरेंस शेयर बेचो, वो बेच के जो पैसे आएंगे उसे हम ऑन कैपिटल कहते हैं। और डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, तो यहाँ पे देखते हैं बोरोड कैपिटल कैन कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डिबेंचर, डिपॉजिट्स और लोन इशू करके जो भी पैसा आता है उसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। शेयर्स इशू करके जो पैसा आता है उसे ओनर्स कैपिटल कहते हैं। अब याद रखो, ये परमानेंट होगा और ये टेम्पररी होगा, इसके ऊपर हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सेफ है और बेटा ये थोड़ा रिस्की है, और वो क्या है? सेफ। लेट्स सी, देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी बोला मैंने आपको बेटा, रिटर्न क्या दोगे? तो शेयर होल्डर है, कंपनी के ओनर है, ओनर से पैसा लिया है तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कराएंगे, और जब प्रॉफिट का हिस्सा देंगे उसे कहते हैं डिविडेंड। भाग दे रहे हम प्रॉफिट का एक हिस्सा दे रहे, डिविडेंड दे रहे। तो यस, द शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड, और वो डिविडेंड इनकम फिक्स भी हो सकती है, फ्लक्चुएट भी हो सकती है। रेट फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स और फिक्स इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। यस, डिविडेंड फिक्स भी हो सकता है, फ्लक्चुएट भी हो सकता है। अगर डिविडेंड इक्विटी को देना है तो फ्लक्चुएट होगा, अगर डिविडेंड प्रेफरेंस को देना है तो फिक्स होगा। जबकि बोरोड कैपिटल में ऑलवेज एक ही चीज देनी है, जब आप उधार लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, और इंटरेस्ट ऑलवेज फिक्स रेट होता है, और इंटरेस्ट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रॉफिट। कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेटस। जो ऑन कैपिटल कलेक्ट करते हैं, तो ऑन कैपिटल देने वाले को कंपनी का ओनर्स कहते हैं, जबकि बोरोड कैपिटल में जो बोरोइंग देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो शेयर होल्डर आर द डैश ऑफ द कंपनी,
ओनर ऑफ द कंपनी, डेब्ट होल्डर आर द डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो इन शॉर्ट में बेटा याद रखना आपका वो शेयर्स और डिबेंचर का डिस्टिंग बिटवीन उन्होंने रिपीट करवाया है, ध्यान रखना। वोटिंग राइट्स, जी हाँ, अगर मैं बोलूँ ओन कैपिटल कलेक्ट किया है तो ओन कैपिटल देने वाले को ओनर कहते हो, ओनर को वोटिंग राइट होते हैं, मैनेजमेंट राइट होते हैं, पार्टिसिपेशन राइट्स होते हैं, जबकि क्रेडिटर कंपनी के क्रेडिटर है, इसको कोई जनरल वोटिंग राइट्स नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट नहीं है। तो दे आर द इक्विटी शेयर होल्डर enjoy the normal voting right, they are the creditor do not enjoy the voting rights and participate management कभी नहीं होता है, जनरल मीटिंग में नहीं बुलाते उनको। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जी हाँ, इनका रीपेमेंट बेटा क्या है बेटा, तो शेयर होल्डर डू नॉट इंजॉय प्रायोरिटी ओवर अ क्रेडिटर, जी हाँ, प्रायोरिटी, चाहे तुम प्रेफरेंसेस की बात करो चाहे तुम इक्विटी की, इक्विटी तो बेचारा लास्ट में खड़ा होता है, लड़का होता है, पीछे खड़ा रहता है ना, प्रेफरेंसेस थोड़ी सी आगे आ जाती है कि मुझे पैसा चाहिए कंपनी बंद होने के पहले ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बट उससे भी आगे आके खड़ा होता है क्रेडिटर, बाजू वाले अंकल, क्रेडिटर बाजू वाले अंकल, अगर पैसा नहीं, इफ यू फेल टू पे आई सेल माई असेट्स, जी हाँ, सिंपल लॉजिक लगता है, इफ यू फेल आई कैन सेल योर असेट्स, इसीलिए इसका पैसा सबसे पहला देना पड़ता है। तो क्रेडिटर गेट द प्रायोरिटी ओवर द शेयर होल्डर इन केस ऑफ द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब भी कंपनी बंद होने वाली होती है तो सबसे पहले पैसे हम क्रेडिटर को चुकाते हैं, उसके बाद बचा तो प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद बचा तो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। चार्ज ऑन असेट्स, जी हाँ भाई, शेयर होल्डर है, कोई असेट्स पे चार्ज नहीं करते, रिस्क उठाते, बिंदास घूमते, बोलता पैसा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, तो यस, शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन असेट्स, जबकि डिबेंचर होल्डर आर द मोस्ट सिक्योर सिक्योरिटी, they can charge on assets of the company and if you fail they can sell. तो hope my dear student, MNS risky party with their object, MNS risky party, yes, वोटिंग करना है एट द टाइम और टाइप ऑफ इशू, याद रख लेना बेटा, ये सिंपल डिस्टिंग बिटवीन है, पहले 2 चैप्टर के पूरे डिस्टिंग बिटवीन इस वीडियो में आपको मिल गया है। होप आपको ये डिस्टिंगाइज बिटवीन अच्छा लगा हो, बायर्ड हो गए हो। प्लीज कमेंट करना नहीं भूलना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना मेरे दोस्तों। आने वाले वीडियो में ऐसे और भी बहुत सारे डिस्टिंग बिटवीन में देने वाला आपको, और डिस्टिंग बिटवीन के पूरे 12 के 12 मार्क्स आप स्कोर कर जाओगे, 12th में पास नहीं स्कोर कर जाओगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट वॉचिंग सच वीडियो।